हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 18 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है 99 रुपीज़ का है और एनसीईआरटी का प्लान 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको ये 399 रुपीज़ में अवेल कराया जा रहा है टिल 28 सितंबर। अगर आपको ईयरली प्लान लेना है तो आपको करना क्या होगा, 399 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं अब ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके PDF नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो इंडेक्स है वो रिलीज़ किया जाता है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि एक तरह का मेजर है जो कि लिया जाता है वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के द्वारा, जो कि बेस्ड है पॉपुलेशन ट्रेंड्स पे। किसके? वर्टिब्रेट स्पीसीज़ के, केवल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है लेकिन दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 रिलीज़ की गई है, जो कि रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये पाया गया है ना कि जो वर्टिब्रेट स्पीसीज़ हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है पास्ट हाफ सेंचुरी में। देखिए जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 है ना, ये फॉर्म की जाती है, कंपाइल की जाती है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स की मदद से। ये इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करता है डिक्लाइन ऑफ वर्टिब्रेट स्पीसीज़ को। देखिए जो इंडेक्स है ना वो रिलीज़ किया जाता है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन है ना वो मैनेज करती है इस इंडेक्स को। किसकी मदद से? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की मदद से, यानी दोनों मिलके इस इंडेक्स को मैनेज करते हैं। देखिए जो इसमें जो पॉपुलेशन के ट्रेंड में जो चेंजेस दिख रहा है ना, मतलब वर्टिब्रेट की पॉपुलेशन अचानक से गिर रही है, ये नोटिस किया गया पास्ट हाफ सेंचुरी में। तो देखिए इसमें जो वर्टिब्रेट की स्पीसीज़ है ना वो केवल टेरेस्ट्रियल लेवल पे नहीं कंसीडर की जाती है, वो फ्रेश वाटर और मरीन हैबिटेट्स में भी कंसीडर की जाती है। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस इंडेक्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो फाइटोप्लैंक्टन के बारे में है। हमें बताना है नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी नॉट करेक्ट है। तो आइए स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन है वो बेस की तरह सर्व करते हैं ओशन फूड चेन में। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कहता है जो फाइटोप्लैंक्टन है वो ओशन वाटर में तैर सकते हैं। हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना वो एक तरह के इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर होते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो तीसरा स्टेटमेंट है सी वो इनकरेक्ट है। ये ओशन वाटर में स्विम नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के साइंटिस्टों ने ना एक रास्ता खोज निकाला है जिससे कि क्लोरोफिल की क्वांटिटी को मेज़र किया जा सकता है। इस क्वांटिटी को मेज़र करने से होगा क्या, ये जो क्लोरोफिल की क्वांटिटी है वो इंडिकेट करेगी फाइटोप्लैंक्टन्स की अबंडेंस को किसी भी वाटर बॉडी में। अभी ये हाल में ही बे ऑफ बंगाल में ही नोटिस किया गया है, इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ना वो टाइनी माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। मतलब ये वाटर बॉडी में ऊपर तैरते रहते हैं, लेकिन इस मतलब फ्लोट करते हैं, तैरते नहीं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये स्विम नहीं करते, इसलिए जो स्टेटमेंट थर्ड था वो इनकरेक्ट हो जाता है। देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर ओशियन फूड चेन में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ सिग्निफिकेंस है, उनको भी देख लेते हैं। देखिए जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ना वो हाईली कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, और ये साथ में रिड्यूस करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, जो कि ह्यूमन इंड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना एटमॉस्फेयर में, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। ये सर्व करते हैं बेस की तरह ओशन फूड चेन में, इसलिए ओशन फूड चेन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक तरह के इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर है जो कि रेगुलेट करते हैं ओशियन लाइफ को।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फॉस्फीन के बारे में है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये बायोसिग्नेचर की तरह एक्ट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो फॉस्फीन है वो नेचुरली मेड की जाती है केवल एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो फॉस्फीन है वो यूज़ की जाती है केमिकल वेपन में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है और तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो ऑप्शन सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। देखिए जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स हैं जैसे ओनली, तो उस स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखना होता है। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा गलत ही हो, लेकिन 70% चांसेस में 70 to 80% चांसेस में देखा गया है कि वो मोस्टली इनकरेक्ट होते हैं, इसलिए आप इस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए हाल में ही ना साइंटिस्टों ने डिटेक्ट किया फॉस्फीन को कहाँ पे, वीनस के एटमॉस्फेयर में, इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए जो फॉस्फीन होती है ना फॉस्फोरस एटम से बनी होती है, मतलब फॉस्फोरस होता है बीच में और तीनों तरफ इसके तीन तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन के एटम इससे लिंक्ड होते हैं, इसलिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो PS3 होता है और ये हाईली टॉक्सिक है लोगों के लिए। देखिए फॉस्फीन को जो पाया गया है ना वो 20 पार्ट्स पर बिलियन के रेशियो में पाया गया है वीनस के एटमॉस्फेयर में। तो एक तरह का ये ट्रेस कंसंट्रेशन है और एक तरह का बायोसिग्नेचर या इनडायरेक्ट साइन की तरह एक्ट करता है कि जिससे ये लगता है कि अगर फॉस्फीन अवेलेबल है वीनस के एटमॉस्फेयर में तो लाइफ भी अवेलेबल हो सकती है वहाँ पे। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। देखिए जो फॉस्फीन है तो होती है ना वो नेचुरली बनती है, कुछ स्पीसीज जो होती है इसको नेचुरली प्रिपेयर करती हैं, खासकर एनारोबिक जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो इसको नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था, क्योंकि वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में मेंशन था, यहाँ पे एनारोबिक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए फॉस्फीन को ना एज अ केमिकल वेपन यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, इसलिए जो तीसरा स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए फॉस्फीन को अभी भी मैन्युफैक्चर किया जाता है एग्रीकल्चर फ्यूमिगेंट के रूप में और इसको यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी और मेट लैब्स में एक तरह का ये बाई प्रोडक्ट भी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फॉस्फीन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में है, तो आइए स्टेटमेंट को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो एडजॉर्नमेंट मोशन होता है वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जिससे कि हाउस का अटेंशन ड्रॉ किया जा सके किसी डेफिनेट मैटर पे जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो राइट टू मूव अ मोशन होता है एडजर्नमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ हाउस के लिए, उसका जो विषय होता है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन के तौर पे होता है जिससे कि वो कोई क्वेश्चन ना रेज कर सके प्रिविलेज को लेके। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए एडजर्नमेंट मोशन जो था ना वो हाल में ही न्यूज़ में था, क्योंकि इसको हाल में इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, जिससे कि कुछ की इंडियन पर्सनालिटीज़ के ऊपर सर्विलांस रखा जा सके एक फर्म के द्वारा जो कि लिंक्ड है चाइनीज़ गवर्नमेंट से। ठीक है, जो एडजर्नमेंट मोशन होता है ना वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जिससे कि हाउस का जो अटेंशन है ना वो ड्रॉ किया जा सके किसी डेफिनेट मैटर पे जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए जो मोशन होता है ना वो सेंसर करता है गवर्नमेंट को, इसीलिए जो राज्यसभा है ना उसको ये स्पेशल पावर नहीं दी गई है। ठीक है, इसलिए राज्यसभा जो है वो परमिटेड नहीं है इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए। देखिए आपको पता है कि एडजर्नमेंट मोशन जो होता है ना वो एक तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस होता है। क्यों? क्योंकि जो हाउस का नॉर्मल बिजनेस होता है ना डे टू डे रूटीन वाला उसको इंटरप्ट कर देता है। इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले ना कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अगर एक बार एडजर्नमेंट मोशन पे डिस्कशन स्टार्ट हो गई ना तो वो कम से कम 2.5 घंटे चलती है, 2 आवर 30 मिनट्स तक कम से कम लास्ट करती है। ठीक है, देखिए जो राइट टू मूव अ मोशन है ना फॉर एडजर्नमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस वो देखिए फॉलो करता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस को, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उसको लेके उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को भी देख लेते हैं। देखिए जैसे आपको पता है कि ये जो मोशन है ना वो नॉर्मल बिजनेस ऑफ हाउस को इंटरप्ट करता है, तो इसको तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एडजर्नमेंट मोशन को
कि जब मैटर जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि मैटर जो होना चाहिए वो डेफिनेट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, अर्जेंट होना चाहिए और पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। ऐसा ये नहीं है कि कोई भी मैटर उठा के इंट्रोड्यूस कर दिया गया अंडर एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है। और जो इस मोशन के अंतर्गत क्या होता है ना, जो मैटर होता है ना, मतलब वो केवल एक मैटर से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो ना कि आपने मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया और बहुत सारे मैटर पर डिस्कशन स्टार्ट हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये रिस्ट्रिक्टेड है स्पेसिफिक मैटर को, और जो कि रिसेंटली ऑकर हुआ हो, मतलब ऐसा कोई मैटर जो रिसेंटली चल रहा हो और पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो। और लास्टली क्या है कि ये जो एडजॉर्नमेंट मोशन है वो प्रिविलेज के क्वेश्चन पे नहीं रेज किया जा सकता, इसलिए जो लास्ट स्टेटमेंट था, सेकंड स्टेटमेंट, वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में, और सॉरी मतलब लास्ट जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में है। हमें ये बताना है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है। तो तुंगभद्रा के ऊपर लोकेटेड है, कावेरी, कृष्णा या वैगई के ऊपर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो प्रोजेक्ट है वो कावेरी रिवर पे लोकेटेड है, तो ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो कर्नाटका गवर्नमेंट है ना, इज़ गोइंग टू पुट प्रेशर, मतलब वो प्रेशर करने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर के ऊपर, जिससे कि इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल मिल सके कावेरी रिवर पे, ठीक है। इसलिए जो स्टेटमेंट जो ऑप्शन बी था वो करेक्ट था। देखिए जो मेकेदातु है ना, इसका मतलब ये होता है गोट स्लीप, एक तरह का ये डीप गॉर्ज है जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, कावेरी और उसकी ट्रिब्यूटरी अर्कावती के कॉन्फ्लुएंस पे, ठीक है। ऑन्टीगोंडू जो है ना एक तरह का प्रपोज रिजर्वायर साइट है जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, रामनागरा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में, जो कि 100 किलोमीटर अवे है बेंगलुरु से। देखिए पूरा प्रोजेक्ट है ना वो 9000 करोड़ का, यानी 9000 करोड़ रुपीज़ का है। और इसका जो एम है ना कि वो वाटर को स्टोर करना और सप्लाई करना, ड्रिंकिंग वाटर को किसके लिए, बेंगलुरु सिटी के लिए। देखिए इस जो रिजर्वायर होगा ना, इससे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाएगी। तो ये मानना है कि इससे जो है 400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है ग्लोबल टाइगर फोरम का। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो पक्के टाइगर रिजर्व है वो लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है NTCA, वो एक तरह की स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, और जो कि हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तीसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो ग्लोबल टाइगर फोरम है ना, वो एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था विलिंग कंट्रीज़ की मेंबरशिप के द्वारा। मतलब जो जो कंट्रीज़ विलिंग थे इसमें ज्वाइन होने के लिए, उनको इसमें मेंबर बनाया गया, जिससे कि ग्लोबल कैंपेन को लॉन्च किया जा सके टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। देखिए जो ग्लोबल टाइगर फोरम है ना उसको फॉर्म किया गया था 1993 में, किसकी रिकमेंडेशन पे, इंटरनेशनल सिंपोजियम और टाइगर कंजर्वेशन के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। देखिए जो पहली मीटिंग हुई थी ना वो सेटअप की गई थी 1994 में, और इंडिया को इलेक्ट किया गया था इस मीटिंग को चेयर करने के लिए, ठीक है। और साथ में इंडिया पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की दी गई थी जिससे कि वो फॉर्म करे इंटरिम सेक्रेटेरिएट को। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो पक्के टाइगर रिजर्व है ना उसको पखौई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये लोकेटेड है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। देखिए जो NTCA है ना वो एक तरह की स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, और ये कॉन्स्टिट्यूट भी की गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। लेकिन ये जो बॉडी है ना वो हेड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ना कि PM के द्वारा, इसलिए जो लास्ट स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन की गई हैं, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है
वो फॉल करता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है यूएन के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो फॉरेस्ट एरिया होता है ना, उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए और साथ में ही उसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेल डिफाइंड एक्ट को फ्रेम किया है जिसका नाम है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, इस वेल डिफाइंड एक्ट के अंतर्गत क्या है, ये अथॉरिटी जो है वो फॉरेस्ट एरिया के लॉस को कंपनसेट भी करेगी और साथ में उसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन भी करेगी। देखिए जो लॉ इस्टेब्लिश किया गया है नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, ये जो फंड है ना वो किसके अंतर्गत आएगा, पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और जो इसी तरह स्टेट के लिए भी स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड का निर्माण किया गया है जो कि फॉल करेगा पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट के अंतर्गत। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है ना वो यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है। इस ऑनर के अंतर्गत होता क्या है, जो आउटस्टैंडिंग फिगर है चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के, उनका कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए और ट्रांसफॉर्म कर दे एनवायरनमेंट को, तो ऐसे पब्लिक फिगर को या ऐसी पर्सनालिटी को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस फंड के बारे में और चैम्पियंस ऑफ अर्थ के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसमें कुछ रिवर्स के नाम मेंशन किए गए हैं। हमें ये बताना है कि इन रिवर्स में से कौन कौन सी रिवर जो है वो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो आइए रिवर्स को देख लेते हैं। पलार, हेमवती, लक्ष्मण तीर्था, कबानी या पोनियार। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं वो है हेमवती, लक्ष्मण तीर्था और कबानी। तो इसलिए जो ऑप्शन सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो कावेरी नदी है ना वो हमेशा न्यूज़ में रहती है। देखिए जो रिवर है ना वो ब्रह्मागिरी हिल से निकलती है, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट से। ठीक है, ये जो रिवर है ना वो 3 स्टेट को कवर करती है और अल्टीमेटली यूनियन टेरिटरी में रीच करती है। ये तमिलनाडु से फ्लो करते हुए, कर्नाटका से होते हुए, केरला से होते हुए अल्टीमेटली पुडुचेरी पहुँचती है। ठीक है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि हेमवती, लक्ष्मण तीर्था, कबानी, अमरावती, नोयल और भवानी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कावेरी रिवर के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो एक ग्लेशियर के बारे में है। देखिए जो नेम है ये तो बहुत ही वियर्ड है, इसको प्रोनाउंस करना तो नामुमकिन है मेरे लिए। तो हमें ये बताना है ये जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हिमालय में, ग्रीनलैंड में, नॉर्वे में या अंटार्कटिका में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो ग्लेशियर है वो ग्रीनलैंड में लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो ग्लेशियर है वो न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि इस ग्लेशियर में से एक मैसिव चंक ऑफ आइस जो है ना वो ब्रोक आउट हो गया है। किसकी वजह से, वार्मर टेम्परेचर की वजह से ग्रीनलैंड में। देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो देखिए इसकी पिक्चर है, यहाँ पे ये मैसिव चंक है जो इसमें से टूट के अलग हो गया है और ये जो है वो इस ग्लेशियर का नाम है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इस ग्लेशियर के बारे में, उसको देख लेते हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड में लोकेटेड है और आर्टिक्स लार्जेस्ट आइस शेल्फ है ये। ठीक है, आर्टिक का ये लार्जेस्ट आइस शेल्फ था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस ग्लेशियर के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो फ्लाई ऐश के बारे में है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर फ्लाई ऐश का एक्सेसिव जनरेशन हो जाए तो फ्लाई ऐश रिजल्ट कर सकती है कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो ये फ्लाई ऐश का जो इफ़ेक्ट हो सकता है वो रिजल्ट कर सकता है लीचिंग ऑफ टॉक्सिक हैवी मेटल्स का ग्राउंड वाटर में। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि फ्लाई ऐश जो है वो कंटेन करता है क्रिस्टलाइन सिलिका को, जो कि कॉज कर सकता है सिलिकोसिस। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो फ्लाई ऐश है ना वो एक तरह का बाई प्रोडक्ट है जो कि पल्वराइज कोल को बर्न करने के बाद रेसिड्यू के फॉर्म में बचता है। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग प्लांट्स में रेसिड्यू के तौर पे रहता है।
देखिए जो फ्लाई ऐश है ना वो कंटेन करता है ट्रेस को हैवी मेटल्स के और कुछ अदर सब्सटेंसेस के जो कि डेट्रीमेंटल है हेल्थ के लिए। जो ऐश है ना वो स्टोर किया जाता है और डिपॉजिट कर दिया जाता है आउटडोर में, जो कि अल्टीमेटली लीच करता है टॉक्सिक कंपाउंड्स को अंडरग्राउंड वाटर एक्विफायर्स में। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। देखिए जो फ्लाई ऐश है ना वो कंटेन करता है क्रिस्टलाइन सिलिका को, जो कि लंग डिजीज़ को कॉज करता है, जिसको सिलिकोसिस कहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्लाई ऐश के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। Okay, we have reached to the end. Thanks a lot for your support. And if you found this video knowledgeful, please hit the like button, subscribe to our channel and share this video. And if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.